ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज है विभाजन विभीषिका दिवस। बंटवारे के जख्मों को याद कर पीएम मोदी हुए भावुक। बोले, अपनों से बिछड़कर लाखों लोगों ने खड़ी की जिंदगी। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। देश के विभाजन को विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा जेपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला। सीबीआई जांच की मांग को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थी ने दायर की जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित कर जांच कराने का अनुरोध। अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित। झारखंड में पिछले 21 दिनों से आंदोलन छात्रों के आंदोलन पर बोली जेएमएम। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी करेंगे संवाद। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा, संवाद के लिए खुला है रास्ता। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन से 7 की मौत, 6 की तलाश जारी। सीएम धामी ने हादसा स्थल का लिया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत के विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और हिम्मत को याद किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों को साहस को याद करते हुए जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वो दौर था जिसने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी, परिवार उजाड़ दिए, अपनों को खो दिया और लोगों ने बहुत दुख सहा। साथ ही इन मुश्किलों से उभरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, कठिनाइयों को सफलता में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। उन्होंने विषम परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया, वही मुश्किल हालात को कामयाबी में बदला और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है ताकि 1947 में देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश के लिए खुशी और गर्व का अवसर होता है। हालांकि आजादी की इस खुशी के साथ विभाजन का गहरा दर्द भी जुड़ा था। नए आजाद भारतीय राष्ट्र के जन्म के साथ विभाजन की हिंसा और त्रासदी सामने आई, जिसने लाखों लोगों के मन पर गहरे और कभी ना मिटने वाले घाव छोड़ दिए। लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2 कारणों से ये देश गुलाम हुआ था, अपनी आपसी अंतर्विरोधों के कारण और जाति क्षेत्र में विभाजन। वहीं अंतर्विरोध के साथ षड्यंत्रकारी सफल हुए। परिणाम क्या हुआ? देश गुलाम हुआ। सनातन काल से जो देश एक था, उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। जिस देश में मंत्र गूंजता था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस देश की क्या कीमत हमें चुकानी पड़ी? इनके पीछे कौन दोषी था? हमने कभी उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 1947 में देश का विभाजन विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्याय में से लिखा जाएगा। ये शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस ने किया, जिस पर इस देश ने आंखें बंद कर विश्वास किया था। 2 कारणों से देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण।
आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक मौन पदयात्रा का नेतृत्व किया। आपको बता दें, ये यात्रा हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से शुरू होकर लोक भवन तक निकाली गई। पदयात्रा का उद्देश्य 1947 के भारत विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापित परिवारों के संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि देना था। इसी के साथ साथ मौन यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ के मेयर और कई अन्य भाजपा नेता तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं लोक भवन में विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी, लघु फिल्म का प्रदर्शन और विस्थापित परिवारों के स्मरण साझा करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभाजन के दौरान भारत आए परिवारों से सीएम योगी ने मुलाकात की। विस्थापित परिवारों ने विभाजन के दर्दनाक अनुभव सीएम योगी को सुनाए हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, भाजपा ने साफ किया कि इस आयोजन में से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस पर इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण मामले का मुद्दा उठाए जाने और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टम्टा ने कहा कि भाजपा किसी भी ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती जो समाज में भेदभाव या विभाजन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा सामाजिक समरसता और संविधान के प्रति निष्ठा पर आधारित है। पार्टी जाति, पंथ और वर्ग के आधार पर समाज को बांटने के बजाय सभी को साथ लेकर चलने और देश की एकता, अखंडता मजबूत करने पर विश्वास रखती है। वहीं टम्टा ने कहा कि भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हल्द्वानी में हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि बिना तथ्यात्मक आधार के इस घटना को भाजपा से जोड़कर संसद में मुद्दा क्यों उठाया गया। उन्होंने शुद्धिकरण यज्ञ को जातिवाद से जोड़ने को कांग्रेस का भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित नैरेटिव बताया है। टम्टा ने कहा कि किसी स्थानीय घटना को राजनीतिक लाभ के लिए जातीय विवाद का रूप देना उत्तराखंड के सामाजिक समरसता से हित में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हर मुद्दे को जाति के चश्मे से देखने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर समाज में अविश्वासीय और विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ दिखाया जा रहा है। आज राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक भाषण में बोला कि उत्तराखंड राज्य के उनके राजनीतिक दौरे का उनके कार्यक्रम में जिस मंच पर उन्होंने कार्यक्रम किया था उसको जाति से जोड़ते हुए उसको वहाँ हवन और यज्ञ किया गया और शुद्धिकरण किया गया, ऐसी बात उन्होंने आज कही। तो मैंने जानकारी जुटाई कि ऐसा वहाँ पर हवन का यज्ञ कार्यक्रम उस स्थान में हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। किसी स्थानीय संगठन के माध्यम से ऐसे कोई कार्यक्रम हुए।
बढ़ते हैं कानपुर की ओर, जहां कानपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने अखिलेश यादव के व्यवहार को बहुरूपीय जैसा बताया। साथ ही सपा सरकार के कार्यालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में गुंडों और माफियों को बढ़ावा मिला। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त होकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना। उन्होंने कहा कि 2027 में भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अंबेडकर नगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित मुस्लिम महिलाओं की तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भाजपा को भी समर्थन देने की अपील की है और कहा कि अब तक वो भाजपा को हारने के लिए मतदान करते रहे, लेकिन एक बार भाजपा को जिताने के लिए भी वोट करके देखेंगे। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी की भी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया गया। उन्हें उनके अनुसार केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से मुस्लिम समाज के लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है। तिरंगा यात्रा में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, युवतियां और युवा शामिल हुए। वहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ यात्रा का वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। इसी के साथ साथ भाजपा सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर शर्मा ने 3 तलाक कानून का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की क्रूरता से निजात दिलाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा में काम किया है। उन्होंने दावा दिया कि सरकार का ये कदम वोट की राजनीति के लिए नहीं था। डॉक्टर हम कौन हैं? हम अपने देश के जिन लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत को हराकर यहां से भेजा, उनकी संतान है। ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है ना, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। मोदी जी की जितनी योजनाएं आई, हर योजना के पीछे राशन आएगा तो सबको बराबर से मिलेगा, हिंदू मुसलमान पुरस्कार नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास आएगा तो सबको बराबर से मिलेगा, हिंदू मुसलमान पुरस्कार नहीं बनेगा। अगर कोई चीज की सुविधा है, किसान सम्मान निधि है, तो मुस्लिम भाई को भी मिलेगा और मुस्लिम बहन को भी मिलेगा। सबको हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही, बराबरी के आधार पर। बढ़ते हैं झारखंड की ओर, जहां झारखंड में छात्र आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, आंदोलनकारी छात्र रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। गुरुवार की रात जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंदर पासवान ने कहा कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास की घेराव की कोई योजना नहीं है। वहीं 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्यभर के युवा शामिल होंगे। वहीं 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक जयराम महतो के समझाने के बाद अनशन तोड़ दिया है। बाकी 5 छात्रों की भूख हड़ताल अभी भी जारी है। तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से कचहरी, लालपुर और अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। आंदोलन को लेकर मंच ने सरकार से संवाद, एफआईआर में निर्दोष छात्रों की आरोपी नहीं बनाने और सभी 81 विधायकों से नैतिक समर्थन देने की अपील की है। जेपीएससी और जेएसएससी एवं सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले को लेकर रांची में छात्रों द्वारा आंदोलन अभी भी जारी है। आपको बता दें तो वहीं इसी बीच पिछले 21 दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे छात्रों द्वारा सीबीआई जांच की मांग अब झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार वसंत कुमार नाम के जेपीएससी अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका दायर की है। वहीं इस याचिका से
संबंधित रिपोर्ट के अनुसार जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों समेत परीक्षा एजेंसी की भूमिका और गड़बड़ियों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इसी मामले में प्रार्थी का ये भी कहना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ उम्मीदवारों से पैसे लेकर नियुक्त की गई थी। प्रार्थी ये भी कहना है कि सरकार द्वारा गड़बड़ी को स्वीकार तो कर ली गई है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराई भी जा रही है। हालांकि जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। प्रार्थी ने इस मामले की जांच को लेकर सीबीआई को जिम्मेदारी सौंप देने या फिर सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने और नहीं तो किसी हाई कोर्ट के सर्वनिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित जांच करने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका भी दायर की गई है, जिस पर पहले ही अदालत की सुनवाई में राज्य सरकार और जेपीएससी को 4 हफ्ते के भीतर में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। झारखंड में पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को लेकर अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उस बयान में पार्टी द्वारा कहा गया कि छात्रों के लिए संवाद का रास्ता हर समय खुला हुआ है और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी छात्रों से संवाद करेंगे। दरअसल रांची से गुरुवार की देर रात झुमझुमायू के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए छात्रों की मांग पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए छात्रों के आंदोलन को संबोधित कर राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और छात्र के हित में उठाए जा रहे पहलों से अवगत कराया है। कौन अनसोशल एलिमेंट थे और किन किन राज्यों से लोगों को यहाँ पर लाया गया था, तो अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन वो अपना काम कर रही है। छात्रों को छोड़ करके बाकी जो भी अनसोशल एलिमेंट थे उनसे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कैसे निपटना है। पहले अपील भी किया था कि छात्र राजनीति का हिस्सा न बने, लेकिन जिस तरह से 10 तारीख को विधानसभा घेराव के दरमियान ये चीजें देखने को मिली, लगातार उस स्थल पर जहां छात्र बैठे हुए हैं जो चीजें देखने को मिल रही है, जो संवाद चल रहा है छात्रों का, उसके विषय में आप लोग भी जान रहे हैं। पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि छात्रों का जो आंदोलन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन के साथ में है। बढ़ते हैं चमोली की ओर, जहां चमोली के पीपलकोटी क्षेत्र में टीएचडीसी की सहायक कंपनी एचसीसी के निर्माणाधीन डीआरटी टनल के अंदर मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं पीपलकोटी इलाके में एचसीसी की साइट पर निर्माणाधीन डीआरटी टनल धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि 18 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। दरअसल गुरुवार शाम करीब 7 बजे हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के अंदर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया और अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावी लोगों को हर संभव मदद देने के लिए भी कहा गया है। सीएम धामी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीएम से भी बात की, क्योंकि टनल के निर्माण और छत्तीसगढ़ और झारखंड के मजदूर भी लगे हुए थे। सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई है। इसी के साथ साथ टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की टीम भी तैनात कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावित टनल क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से महिला पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए भव्य बाइक और स्कूटी रैली निकाली है। आपको बताते हैं, रिजर्व पुलिस लाइन से आयोजित रैली को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मी ने बाइक और स्कूटी पर सवार होकर हिस्सा लिया। वहीं महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कमर सुल्ताना के नेतृत्व में निकाली रैली में महिला पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। वहीं रैली के दौरान शहर वासियों में भी खास उत्साह देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मियों ने अनुशासन के साथ रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया। वहीं रैली के जरिए पुलिस विभाग ने महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी संदेश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे और खबरें और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।